अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाला जो सवाल है, टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है और हम जो हैं वो जेनेरिक से सवाल जवाब दे के आ जाते हैं, जेनेरिक से नोट बने हुए होते हैं हमारे। तो इस वाले सवाल क्योंकि ये इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नेचर है, वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक विद द जार्गन, विद द कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ वी प्रेजेंट देम। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमारी कोशिश ये होगी कि हम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं जो जो पूछे जा सकते हैं, जिन पे सवाल आ सकता है, उनको कवर कर लें। ठीक है, आई विल कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है और मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक पहले कवर किया भी होगा। ठीक है, तो जो भी कुछ मिसिंग एरियाज़ होंगे वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। सबसे पहला है फंडामेंटल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो कैरी आउट की जाती है बाय ऑफिशियल्स, उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं। ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज़ अ सिस्टमेटिक लॉजिकल रिसर्च फॉर ट्रूथ to reconstruct a crime, identify and locate the perpetrator, and gather court admissible evidence. सबसे पहली बात कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है क्या, वो की क्यों जाती है, उसका जवाब एक कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छे तरीके से लिखा गया है कि ये एक सिस्टमेटिक लॉजिकल सर्च होती है जो कि हम सच को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और इसमें हम कोर्ट एडमिसिबल एविडेंस को एक तो गैदर करते हैं और उसे प्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा हम परपिट्रेटर जो होता है, जो कल्प्रिट होता है, उसको पकड़ने की, उसको लोकेट करने की, उसको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करते हैं थ्रू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसके 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, 3 आईज़। उनमें पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है इंटेरोगेशन एंड इंटरव्यू, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन जो कि फॉरेंसिक साइंस में आ जाता है। पहला है इंफॉर्मेशन, जो कि जिसमें आपकी कोशिश होती है कि आप रॉ डेटा जो होता है वो कलेक्ट करते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, जो विटनेसेस होते हैं, उनमें उनके पब्लिक रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, और जो कॉन्फिडेंशियल सोर्सेज होते हैं आपके, मतलब उनसे आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इनिशियल होती है, इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, उसके बाद है सेकंड इंटेरोगेशन एंड इंटरव्यू। ये दूसरा एलिमेंट है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, इंटरव्यू और इंटेरोगेशन। इस पे सवाल आ जाता है, नोट आ जाता है कभी कभी इसमें कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं। वो हम ठीक से कवर करेंगे अलग अलग वीडियो में। इंटरव्यू जो है, इट इज़ नॉन एक्यूजेटरी। सबसे पहली बात, ये नॉन एक्यूजेटरी होता है, जिनमें आप विटनेस से सवाल पूछें। एक्यूजेटरी मतलब उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा हुआ, उनसे आप वैसे बस इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए सवाल जवाब करते हैं, जो विटनेसेस होते हैं या फिर विक्टिम्स होते हैं या फिर इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, ताकि आप फैक्ट्स को कलेक्ट कर पाएँ। उसके बाद है हमारी इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन जो होती है वो आप पूछते हैं जिन पे आपको शक हो जाए, जिसमें आप फॉर्मल सवाल करते हैं और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनिंग होती है आपकी किसी भी सस्पेक्ट से। ठीक है, आप किसी विक्टिम वगैरह से नहीं करते, जो आपके सस्पेक्ट हों दैट ही इज़ द कल्प्रिट, ही इज़ द परपिट्रेटर ऑफ द क्राइम, उनसे आप सवाल करते हैं। ठीक है, ये इट इज़ डिज़ाइंड टू एलिसिट कन्फेशन और क्लैरिफाई द डिस्क्रिपेंसीज। ठीक है, किसी भी कन्फेशन का निकलवाना है तो आप उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंटरव्यू नहीं लेते उनका। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा एलिमेंट है, दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटेशन। फॉरेंसिक साइंस में आ जाता है ये। अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स इन फिजिकल लेबोरेटरी टूल्स टू एनालाइज फिजिकल एविडेंस। जो आपने क्रिमिनल जो सीन होता है जहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ से आपको जो जो एविडेंस मिला है फिज़िकल, उनको आप फिर फॉरेंसिक साइंस के ज़रिए उनको एनालाइज करते हैं, मतलब लेबोरेटरी के अंदर। उसके बाद द कोर क्वेश्चंस,
जो कि इन्वेस्टिगेशन में पूछे जाते हैं। कोर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो उसमें 5 Ws। हु कमिटेड इट, किसने किया है। व्हाट हैपेंड, असल में हुआ क्या है। और वेयर डिड इट अकर, ये हुआ कहाँ पे। उसके बाद व्हेन डिड इट हैपन, उसका टाइम क्या है। और वाई वॉज इट कमिटेड, उसमें मोटिव क्या है। मोटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वाई वॉज इट कमिटेड एंड हाउ वॉज इट एग्जीक्यूटेड, के मोडस ऑपरेंडी क्या है, मतलब उसने ऑपरेट कैसे किया है, जो क्रिमिनल है, जो परपिट्रेटर है, उसने एग्जीक्यूट कैसे किया है, उसने किया कैसे, उसका मेथड क्या है। ठीक है, ये उसमें कोर क्वेश्चन हैं हमारे कि ये किसने किया है, हुआ क्या है, कहाँ हुआ है, कब हुआ है, और क्यों हुआ है, और कैसे हुआ है। ठीक है, ये सारे कोर क्वेश्चन हैं हमारे। मोडस ऑपरेंडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, उसके बाद मैनुअल ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल, जो आपका प्रोटोकॉल है शुरुआती तौर पे इन्वेस्टिगेशन का, वो क्या है, उसका मैनुअल पूरा का पूरा क्या है। द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट ऑफ इमीडिएट टेक्टिकल एक्शंस टेकन बाय द फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर, जो शुरुआत वाले ऑफिसर्स होते हैं अपॉन अराइविंग एट ए क्राइम सीन, के जो क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स आ जाते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग ऑफिसर, जिनको रिपोर्ट किया गया है क्राइम, तो उनके इमीडिएट टेक्टिकल एक्शंस क्या क्या हैं, उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसको ये फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले अराइवल इन फर्स्ट एड, आप उस क्राइम सीन पे पहुँचे जहाँ पे अगर किसी को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है तो आपने फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की। नेक्स्ट इज़ सिक्योर द क्राइम सीन, जहाँ पे क्राइम हुआ है उस एरिया पूरे के पूरे को यू हैव टू सीज इट एंड सिक्योर इट, ताकि वो वायलेट ना हो जाए और जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। उसके बाद इनिशियल वॉक थ्रू, आपने क्राइम सीन को पूरा का पूरा सिक्योर कर लिया, तो आपने शुरुआत में इसको इनिशियली वॉक थ्रू करना है, देखना है और इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सीन, मतलब आपने क्या क्या देखा, वहाँ पे क्या क्या मिला आपको, यू हैव टू डॉक्यूमेंट द इंटायर सीन। उसके बाद आपने लास्टली आपने जो जो आपके पास विजिबल एविडेंसेस हैं वहाँ वो आपको कलेक्ट करने हैं, सिक्योर करने हैं। ठीक है, उसमें भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। यू हैव टू पुट ऑन ग्लव्स, और जो जो आपको एविडेंसेस मिले हैं उन पे आपके फिंगरप्रिंट्स ना हों तो आप उसको किसी प्लास्टिक बैग में फोरेंसिकली किसी एक्सपर्ट के निगरानी के अंदर यू हैव टू कलेक्ट इट। ठीक है, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। इमरजेंसी एक्शंस एंड सीन सिक्योरिटी, उसमें देखते हैं कि पहले क्या है। रेंडर मेडिकल एड टू विक्टिम्स, सबसे पहले जो मेडिकल एड है विक्टिम्स को देनी है, जो इट टेक्स प्रायोरिटी ओवर एविडेंस प्रिजर्वेशन, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जो विक्टिम्स होते हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड करना इफ़ देयर आर एनी विक्टिम्स। ठीक है, उसके बाद डिटेन और अरेस्ट सस्पेक्ट स्टिल प्रेजेंट, अगर वहाँ पे कोई सस्पेक्ट प्रेजेंट हो तो उसे डिटेन या फिर अरेस्ट कर लें। ठीक है, एलिमिनेट इमीडिएट थ्रेट्स। उसके बाद स्टेब्लिश एन इनर एंड आउटर बाउंड्री यूजिंग क्राइम सीन टेप एंड स्टार्ट एंड एंट्री लॉग बुक, आपने लॉग बुक वहाँ पे शुरू करना है जहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे। और यू हैव टू सीज, मतलब पूरा का पूरा जो क्राइम सीन है वहाँ पे आपने पूरी टेप लगा के बंद कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सीन असेसमेंट, कंडक्ट नॉन इंट्रूसिव वॉक थ्रू टू आइडेंटिफाई फ्रेजाइल एविडेंस, एंट्री एग्जिट रूट्स एंड की फोकल पॉइंट्स, मतलब पूरे के पूरे सीन को आपने असेस करना है कि वहाँ पे क्या क्या आपको मिलता है, कोई की फ्रेजाइल एविडेंस है या फिर जो मुलजिम है वो उसने एंट्री कहाँ से की और एग्ज़िट कहाँ से की। ठीक है, पूरा का पूरा आपने एनालाइज करना है। उसके बाद क्राइम सीन डॉक्यूमेंटेशन, यू हैव टू टेक डिटेल्ड टाइम स्टैम्प्ड रिटन रिकॉर्ड्स, आपने अपने पास रिटन रिकॉर्ड्स रखने हैं क्योंकि वो सारे के सारे आपने कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करने होते हैं। ठीक है, दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट एंड कीप अ लॉग बुक। उसके बाद फ़ोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है इन्वेस्टिगेशन के अंदर।
आपने पूरे के पूरे क्रिमिनल सीन का जो जो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेड है वहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं और वहाँ पे पूरे के पूरे क्लोज़अप शॉट्स हों आपके विथ एंड विदाउट स्केल मार्कर्स, ठीक है। उसके बाद स्केचेस, क्रिएट अ रफ मेजर्ड फील्ड स्केच नॉट टू स्केल बिफोर प्रोड्यूसिंग अ फाइनलाइज्ड स्केल्ड ड्राइंग, ठीक है। स्टेप नंबर 4 इज़ एविडेंस पैकिंग एंड चेन ऑफ कस्टडी। अब आपने जो आप एविडेंसेस गैदर किए हैं आपने उनको पैक करके रखना है, क्योंकि आपने उनको कोर्ट के आगे प्रेजेंट करना है। पैकिंग एविडेंस इन appropriate material, for example porous paper bags and biological items to prevent mold, airtight containers for arson accelerant। मतलब आप अगर किसी एयरटाइट चीज़ के अंदर, एयरटाइट बैग के अंदर रखेंगे जिसमें हवा आर पार नहीं जा सकती, तो आपका जो एविडेंस है वो ख़राब हो सकता है, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा कोर्ट के आगे। तो इसीलिए जो अप्रोप्रिएट मटेरियल्स के अंदर आपने एविडेंस को रखना है प्रिजर्व करके। उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी जो है, क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ट्रैकिंग एवरी पर्सन हु कलेक्टेड, हैंडल्ड एंड ट्रांसफर्ड और एनालाइज्ड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ एविडेंस। एनी गैप कैन डिस्क्वालीफाई द एविडेंस इन द कोर्ट। मतलब किस किस बंदे ने एविडेंस कलेक्ट किया है, हैंडल किया है, ट्रांसफ़र किया है, एनालाइज किया है, पूरा का पूरा आपने रिकॉर्ड रखना है ताकि वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल हो, डिस्क्वालीफाई ना हो जाए। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पे आते हैं। इंटेलिजेंस इज़ प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड डेटा यूज्ड टू एंटिसिपेट, प्रिवेंट एंड डिस्टर्ब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बिफोर और आफ्टर दे अकर। मतलब जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एंटिसिपेट करना, उनको प्रिवेंट करना और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को डिसरप्ट करना, इन सारे के सारे कामों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन का मेन रोल होता है, उनको प्रोसेस करती है। द इंटेलिजेंस साइकिल पे आते हैं। प्लानिंग एंड डायरेक्शन, मतलब इस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड कलेक्शन रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपने इंटेलिजेंस साइकिल के लिए आपने प्लानिंग और डायरेक्शन करनी होती है। उसके बाद कलेक्शन, गैदर रॉ इंफॉर्मेशन वाया सर्वेलेंस, इन्फॉर्मेंट्स एंड ओपन सोर्सेज, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके बाद कोलेशन, इंडेक्सिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा इनटू रीडेबल फॉर्मेट्स। मतलब आपने मतलब क्रोनोलॉजिकल तरीके से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है उसको ऑर्गेनाइज करना है रीडेबल फॉर्मेट्स के अंदर। उसके बाद एनालिसिस एंड प्रोडक्शन होती है, जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस के किसी भी एविडेंस का क्राइम सीन के साथ क्या रिलेशन है या फिर कोई क्रिमिनल पैटर्न है, क्रिमिनल बिहेवियर है, वो भी आपने आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद डिसेमिनेशन है, जिसमें आपने फाइनलाइज्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तैयार करनी है जो कि टेक्निकल यूनिट्स या फिर डिसीजन मेकर्स के पास जाएंगी, ठीक है। फाइनलाइज्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। आते हैं प्राइमरी इंटेलिजेंस कैटेगरीज़ पे। ह्यूमन इंटेलिजेंस है सबसे पहली, जिस पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अंडरकवर ऑपरेटिव्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट्स जो मतलब हर किसी जो पुलिस ऑफिसर होता है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, आईओ होता है, उसके ख़ुद के इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, ठीक है। तो जो जो सोर्स हो आपने उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, ह्यूमन सोर्सेज, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस आ जाती है। शॉर्ट टर्म एक्शनेबल इंफॉर्मेशन इमीडिएटली यूज फॉर अरेस्ट, सर्च वारंट्स और रेड्स। मतलब किसी भी आपको अगर लगता है कि ये सस्पेक्ट है तो उनके सर्च वारंट के लिए या फिर उनको सर्च करने के लिए, उनके ऊपर रेड डालने के लिए या उनको अरेस्ट करने के लिए, डिटेन करने के लिए यू हैव टू यूज़ टेक्निकल इंटेलिजेंस। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस क्या है? लॉन्ग टर्म एनालिसिस। जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो शॉर्ट टर्म है और स्ट्रेटेजिक जो है वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ क्रिमिनल ट्रेंड्स, syndicate structures and emerging threats to guide policy resource allocation। मतलब लॉन्ग टर्म जो है उसमें आप देखते हैं कि इस एरिया में क्या क्या माफियाज़ हैं, क्या क्या सिंडिकेट्स हैं, कौन कौन से क्राइम्स होते हैं
और ये सारा का सारा डेटा जो है ये आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग में जो कानून बनते हैं नए, उनमें आप यूटिलाइज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ पे एलोकेट होंगे। ठीक है, डेटाबेस एंड रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन जो हैं उस पर आते हैं। डेटाबेस इन्वेस्टिगेशन लेवरेज पब्लिक, प्राइवेट एंड लॉ इन्फोर्समेंट रिपोजिटरीज टू क्रॉस रेफरेंस इंफॉर्मेशन, ट्रेस एसेट्स एंड इस्टेब्लिश कनेक्शंस। जो डेटाबेस और रिकॉर्ड वाला इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आप किसी का भी बैकग्राउंड चेक करते हैं, उसको आप देखते हैं कि इसका मेरे क्राइम सीन के साथ क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, उसके एसेट्स देखने के लिए कि इसके पास पहले कितने एसेट्स थे, उसके पास अभी कितनी प्रॉपर्टी है। उसके बाद रेफरेंस इंफॉर्मेशन भी, मतलब ये कितना मतलब इससे रिलायबल है, कितना रिलेट करता है। ठीक है, ये कैरी आउट की जाती हैं पब्लिक, प्राइवेट और लॉ इन्फोर्समेंट के इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अब इसमें मुख्तलिफ़ तरीके से आप रिकॉर्ड हासिल कर सकते हैं, जैसे बायोमेट्रिक और फोरेंसिक डेटाबेसेस होते हैं जिसमें फ़िंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम आ जाते हैं, और आपकी फ़िंगरप्रिंट्स और पाम से जो प्रिंट्स होते हैं उनमें भी आपका डेटाबेस मिल जाता है फोरेंसिक तरीके से। उसके बाद कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम, ये CODIS है। ये मतलब आपकी डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाती है, मतलब पूरी की पूरी आपकी उनके पास डेटा रह जाती है अगर आपका डीएनए सैंपल उनके पास है तो। ठीक है, डीएनए प्रोफाइल्स फ्रॉम कन्विक्टेड ऑफेंडर्स एंड अनसॉल्व्ड सीन्स, मतलब जो ऑफेंडर्स हैं, कन्विक्टेड ऑफेंडर जिनको सज़ा मिल चुकी है, उनका रिकॉर्ड, उनका डीएनए, उनकी फिंगरप्रिंट्स सारी की सारी पुलिस रिकॉर्ड के अंदर अवेलेबल होती हैं, तो दीज कैन बी यूटिलाइज्ड एनी टाइम। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क, डिजिटल इमेजेस ऑफ स्पेंट केसिंग एंड बुलेट्स, मतलब जो बुलेट्स वगैरह यूज़ हुई हैं या उनकी केसिंग जो होती है, उनके केस होते हैं, उनका भी पूरा का पूरा डेटा होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास, which can be utilized as well. लॉ इन्फोर्समेंट पब्लिक रिपोजिटरीज, अब इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड। क्रिमिनल हिस्ट्री जो है उसकी रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं, वांटेड पर्सन जो होता है उसकी इंडाइसेस भी अवेलेबल होती हैं, इंडेक्सेस अवेलेबल होती हैं, और वही व्हीकल, मतलब किसी की कन्विक्टेड क्रिमिनल की गाड़ी उसके नाम पे हो, या उसका लाइसेंस बना हुआ हो, या फिर लाइसेंस प्लेट हो, डेटाबेस, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी देखे जाते हैं। प्रॉपर्टी डीड्स जो हैं, टैक्स रिकॉर्ड्स, कॉर्पोरेट रजिस्ट्रीज, कोर्ट फाइलिंग्स, ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल मेथड, उसमें क्या क्या आता है, लिंक एनालिसिस सबसे पहले, विजुअल मैपिंग ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, उसके बाद फ़ोन नंबर्स, उनके फ़ोन नंबर्स भी ट्रेस किए जाते हैं, उनकी लोकेशंस देखी जाती हैं कि वाइल द क्राइम वाज बीइंग कमिटेड, तो ये इस फ़ोन की लोकेशन कहाँ पे थी, उनके एड्रेसेस देखे जाते हैं, मतलब अगर किसी का फ़ोन नंबर मिल जाता है एंड इफ़ इट इज़ एक्टिव, तो उसका एड्रेस जानना भी बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। इन शेल कंपनीज़, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रैकिंग पे आ जाते हैं, तो फाइनेंशियली किसी को ट्रैक करना भी आसान बन गया है बैंक रिकॉर्ड से, वायर ट्रांसफ़र्स या क्रिप्टो लेजर एनालिसिस टू फॉलो इलिसिट मनी फ्लोज, मतलब पैसों का कोई मामला है तो उसमें भी जो परपेट्रेटर है उसको ढूंढना, उसको पनिश करना भी इट बिकम्स पॉसिबल दीज डेज। इलेक्ट्रॉनिक एंड साइबर इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं। इसमें क्या होता है कि डिजिटल फोरेंसिक डील्स विथ आइडेंटिफाइंग, प्रिजर्विंग, एक्सट्रैक्टिंग एंड एनालाइजिंग एविडेंस स्टोर्ड इन ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और नेटवर्क्स। जो कि डिजिटल फोरेंसिक होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, प्रिजर्व करना और मतलब जो डेटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना और एनालाइज करना एविडेंस को, ये सारी की सारी हमारे आ जाती हैं डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर। अब ये जो डिजिटल फोरेंसिक्स है, ये इसने मतलब पूरे के पूरे क्राइम का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है, मॉडर्नाइज़ कर दिया है इसको, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को एक नए रुख में ले गई है।
ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक्स। कोर प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल एविडेंस, उस पे आते हैं कि इसका कोर प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। वॉलेटिलिटी, कि जो डिजिटल डेटा है वो फ्रेजाइल कंसीडर किया जाता है, जो जिसमें रैम कंटेंट्स आते हैं, रैम जो है उसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कंसिडर किया जाता है। डेट मस्ट बी कैप्चर्ड बिफोर टर्निंग ऑफ अ मशीन। मतलब कोई भी मशीन अगर टर्न, फॉर एग्जांपल अगर लैपटॉप है उसमें रिसेंट टैब्स खुली हुई हैं, वी हैव टू कलेक्ट द डेटा बिफोर द लैपटॉप टर्न्स ऑफ। अगर वो बंद हो गया तो उसमें जो रैम वॉलेटाइल डेटा है वो सारा का सारा लूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। फॉरेंसिक इमेजिंग पे आ जाते हैं, जो भी कोर प्रिंसिपल है एक, इन्वेस्टिगेटर्स नेवर वर्क ऑन द ओरिजिनल ड्राइव। ठीक है, दे क्रिएट अ बिट स्ट्रीम सेक्टर बाय सेक्टर क्लोन ऑफ द स्टोरेज मीडिया। मतलब वो डायरेक्टली अपनी खुद की डिवाइस यूज़ नहीं करते, उसमें क्लोनिंग होती है। मतलब ये सेकेंडरी डिवाइस बन जाती है जिसमें एक बिट स्ट्रीम क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यूज़, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना। तो क्रिएटिंग MD5 और SHA-256 हैशेस, ये हैशेस क्रिएट किए जाते हैं टू वेरीफाई फोरेंसिक इमेज मैचेस द ओरिजिनल सोर्स आइडेंटिकली। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी आपने देखा होगा कि AI जनरेटेड इमेजेस जो हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो सोर्स इमेज है और जो नई इमेज बनी है या फिर वही इमेज है, उनका सोर्स या उनका लिंक आइडेंटिफाई करने के लिए भी हैश वैल्यूज़ देखे जाते हैं, क्रिप्टोग्राफिक हैश वैल्यूज़। फोकस एरियाज़ पे आते हैं कि की फोकस एरियाज़ कौन कौन से हैं। मोबाइल एंड कंप्यूटर फोरेंसिक, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिस पे एक्सट्रैक्टिंग डिलीटेड, जहाँ पे डिलीटेड मैसेजेस, कॉल लॉग्स, जियो लोकेशन, EXIF डेटा फ्रॉम फोटोज़ एंड वेब ब्राउज़र हिस्ट्री। मतलब जो फ़ोन और लैपटॉप और कंप्यूटर से डेटा मिल सकता है उनको एक्सट्रैक्ट करना एक इम्पोर्टेंट एरिया है। उसके बाद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है हमारी, जिसमें पब्लिक सोशल मीडिया पोस्ट को एनालाइज किया जाता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन, मेटा डेटा एंड आर्काइव्ड वेबसाइट्स। मतलब जो फ़ोन के अंदर उसने ऑनलाइन इंटरनेट पे जो सर्फिंग की है, उसका जो सोशल मीडिया है, मतलब जो विक्टिम है या फिर परपिट्रेटर है, ऑफेंडर है, उसका पूरा का पूरा ब्राउजिंग हिस्ट्री और सोशल मीडिया को भी एनालाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क ISP इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या होता है कि आपके जो IP एड्रेसेस हैं उनको ट्रेस किया जाता है। VPN लोग्स होते हैं, मतलब VPN लगाने से आपका IP एड्रेस चेंज हो जाता है, इसीलिए VPN लोग्स जो हैं उनको भी एनालाइज किया जाता है। एंड हेडर मेटा डेटा टू पिन डाउन फिज़िकल ओरिजिन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेडर मेटा डेटा भी देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है। फोरेंसिक साइंस अप्लाइज नेचुरल एंड फिज़िकल साइंसेस टू रिसॉल्व लीगल इश्यूज एंड एवेल्यूएट फिज़िकल एविडेंस। ठीक है, फोरेंसिक डिसिप्लिन मुख्तलिफ हैं जिनको यूज़ किया जाता है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। पहला है फोरेंसिक पैथोलॉजी। अब फोरेंसिक पैथोलॉजी में क्या होता है, ये डिसिप्लिन है इम्पोर्टेंट। अब उसका प्राइमरी एप्लीकेशन और मेथड क्या है। जो फोरेंसिक पैथोलॉजी है, दिस डिटरमाइंस द कॉज एंड मैनर ऑफ क्राइम। और जो मैनर है वो चाहे नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो, होमिसाइड हो, सुसाइड हो या अनडिटरमाइंड हो। ठीक है, और उसके अलावा जो फोरेंसिक पैथोलॉजी है वो क्या करती है, एंड अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ डेथ थ्रू ऑटोप्सीज। ऑटोप्सी होती है मतलब पोस्टमार्टम के अंदर टाइम ऑफ डेथ, मतलब किस टाइम पे किसी भी विक्टिम की डेथ हुई है या फिर उसमें कॉज क्या है और कैसे किसी की फौतगी हुई है। ठीक है, उसके बाद डेक्टिलोस्कोपी, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा, डेक्टाइलोस्कोपी।
जिसमें फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज किया जाता है, डेक्टाइलोस्कोपी। दिस कंपेयर्स फ्रिक्शन रिज डिटेल। अब उसमें लूप्स आ जाते हैं। ये मतलब जो हमारी फिंगरप्रिंट्स होती हैं उसमें डिफरेंट क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जहाँ पे कर्व्स होते हैं, डिफरेंट होल्स होते हैं, आर्किस होते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इन सारे के सारे टर्म्स को आप नोट डाउन कर लें। और जहाँ पे पॉजिटिव पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर इन सारी की सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो उसके लिए इस फोरेंसिक साइंस को यूटिलाइज करना है। ठीक है, एंड दिस मेक्स द एक्ट ऑफ पनिशिंग द perpetrators very possible, very easy rather। ठीक है, डेक्टिलोस्कोपी। उसके बाद दूसरा डिसिप्लिन है हमारा फोरेंसिक सेरोलॉजी एंड डीएनए। ठीक है, फोरेंसिक सेरोलॉजी और डीएनए में क्या होता है कि बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो हैं उनको एनालाइज किया जाता है, जिनमें ब्लड है, सीमेन है और सलाइवा है। इन सारे के सारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स को एनालाइज किया जाता है फोरेंसिक सेरोलॉजी एंड डीएनए में। उनको शॉर्ट टेंडम रिपीट एसटीआर प्रोफाइलिंग की जाती है उनकी, टू मेक सस्पेक्ट टू द सीन्स। मतलब कोई भी हमें अगर क्राइम सीन पे कोई बॉडीली फ्लूइड मिलता है, बायोलॉजिकल फ्लूइड मिलता है, तो हमारे सस्पेक्ट का डीएनए कलेक्ट करेंगे, उनकी फोरेंसिक सेरोलॉजी होगी, और अगर मैच करता है दिन तक मतलब क्राइम जो है वो साबित हो जाएगा। उसके बाद बैलिस्टिक्स एंड टूल मार्क्स, उसमें क्या है कि दिस एग्जामाइंस स्टीरिएशंस ऑन बुलेट्स and breech face ejector marks on casings to match a projectile to a specific firearm। मतलब अगर किसी के भी बॉडी पे अगर गोली लगती है तो उसकी पूरी की पूरी प्रोजेक्टाइल पे एनालाइज किया जाता है कि इसको कितनी दूरी से लगी है, कितनी कौन सी फायर आर्म से लगी है, कौन से एंगल से लगी है, पूरे के पूरे उसको एनालाइज किया जाता है तो मेक थिंग्स ईजियर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उसके बाद है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर क्या होता है कि जो किसी भी सस्पेक्ट हो, चाहे विक्टिम हो, उनके अंदर अल्कोहल है कि नहीं, उन्होंने ड्रग्स लिए थे कि नहीं, उन्होंने पॉइज़न लिया था कि नहीं, या उनके अंदर कोई केमिकल टॉक्सिन्स तो नहीं है, या फिर बायोलॉजिकल टिश्यूज़ के अंदर कोई केमिकल टॉक्सिन्स तो नहीं है, या कोई दूसरे कोई फ्लूइड्स तो नहीं है। तो ये फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर देखे जाते हैं। उसके बाद लास्टली एविडेंस को ट्रेस किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल एनालिसिस टू एवेल्यूएट हेयर, क्लोथिंग फाइबर्स, ग्लास फ्रेगमेंट्स एंड पेंट चिप्स। ठीक है, तो मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल तक हम चले गए हैं क्राइम सीन को एनालाइज करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिनमें हम बालों को एवेल्यूएट करते हैं, क्लोथिंग फाइबर को एवेल्यूएट करते हैं, ग्लास फ्रेगमेंट्स को एवेल्यूएट करते हैं, और पेंट जो चिप्स होती हैं उनको भी एवेल्यूएट करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिकली फोरेंसिक्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट this particular topic, you can drop them in the comment section below. I will try to address them as soon as possible, and good luck for your exams. I will see you in another video. Till then,